नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आजकल बहुत चर्चा में है। भारत में लिव इन संबंध। हाँ बिल्कुल। ये एक ऐसा मुद्दा है जहाँ समाज की सोच, लोगों की बदलती जिंदगी और कानून सब एक साथ आ जाते हैं। और हमारे पास इस पर कुछ कानूनी दस्तावेज हैं, अदालती फैसले भी हैं और कुछ विश्लेषण। हम कोशिश करेंगे कि इनसे समझें कि भारत में लिव इन रिश्तों की कानूनी हकीकत क्या है। क्या अधिकार हैं, क्या जोखिम हो सकते हैं? हाँ, और क्या सुरक्षा उपाय हैं, क्या कोई बचाव का तरीका है। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम समझें कि कानून की नज़र में ये रिश्ते कहाँ ठहरते हैं। ये उन सब के लिए ज़रूरी है जो पर्सनल लिबर्टी और रिश्तों के इस बदलते स्वरूप को लेकर क्लैरिटी चाहते हैं। हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, और जो शायद थोड़ी चौंकाने वाली भी है, वो ये कि इतने आम होते जा रहे इन रिश्तों के लिए देश में कोई एक स्पेसिफिक कानून नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई एक डेडिकेटेड कानून नहीं है इसके लिए। जो भी कानूनी आधार है ना, वो मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 से निकलता है। अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ वही। कोर्ट्स ने इसी की व्याख्या करते हुए कहा है कि 18 साल से ऊपर के कोई भी दो वयस्क अगर वो चाहें तो अपनी मर्जी से साथ रह सकते हैं। ये उनकी पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा है। और हमारे पास जो जानकारी है उसमें यह भी है कि ये ट्रेंड शहरों में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल। लोग काम के लिए आते हैं, मिलते हैं और कई बार लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं। हाँ, कभी अभी तो वजह बड़ी प्रैक्टिकल सी लगती है, जैसे अविवाहित पुरुषों को किराए पर घर मिलने में दिक्कत होती है तो साथी को रिश्तेदार बता दिया। हाँ, ये होता है। लेकिन इसी सबसे फिर कानूनी उलझनें और विवाद भी बढ़ रहे हैं। सही बात है। अच्छा, तो कौन साथ रह सकता है, कानून की नज़र में क्या शर्तें हैं, एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, कुछ बेसिक शर्तें हैं। पहली, उम्र। दोनों की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। 18 साल, ठीक है। हाँ, कहीं कहीं सर्टिफिकेट वगैरह के लिए 21 साल की बात आती है, लेकिन साथ रहने के अधिकार के लिए 18 साल ही माना जाता है। ओके। और दूसरी शर्त? दूसरी है वैवाहिक स्थिति, मतलब मैरिटल स्टेटस। कानून उन रिश्तों को ज्यादा आसानी से देखता है जहां दोनों पार्टनर्स या तो अविवाहित हों, या फिर विधवा विदुर हों, या तलाकशुदा हों। अच्छा। यहीं पर एक बड़ा पेच है। अगर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा है और अपने कानूनी जीवन साथी को छोड़कर किसी और के साथ लिव इन में रह रहा है, हाँ, तो अदालतों का रुख आमतौर पर सख्त होता है। ऐसे रिश्तों को कानूनी प्रोटेक्शन मिलना मुश्किल होता है। कोर्ट्स अक्सर इन्हें शादी की प्रकृति वाला रिश्ता नहीं मानती। ओहो, तो अगर कोई ऑलरेडी मैरिड है और लिव इन में है तो कानूनी तौर पर काफी रिस्की सिचुएशन है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। और तीसरी शर्त, वो तो शायद सीधी होगी। हाँ, वो है सहमति, मतलब कंसेंट। रिश्ता पूरी तरह से आपसी रजामंदी पर आधारित होना चाहिए। किसी भी तरह का दबाव, धोखा, जबरदस्ती, ये सब नहीं होना चाहिए। ये फ्री विल का मामला है। समझ गई। तो अनुच्छेद 21 आज़ादी तो देता है, पर कुछ कंडीशंस हैं और खासकर शादीशुदा लोगों के लिए मामला थोड़ा फंस सकता है। हाँ, फंस सकता है। ये तो हुई कि रिश्ता शुरू कैसे होता है कानूनी तौर पर, लेकिन रिश्ते हमेशा चलते तो नहीं हैं। जब ये टूटते हैं तब क्या कानूनी मुश्किलें आ सकती हैं? यहाँ चीजें थोड़ी गंभीर हो जाती हैं ना? बिल्कुल, और यहीं पर वो सारे रिस्क सामने आते हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। स्रोत बताते हैं कि रिश्ते टूटने पर कई गंभीर जोखिम हैं। जैसे कि? एक बहुत बड़ा खतरा है रेप के झूठे आरोप का। ओहो! जब रिश्ता खराब होता है, कड़वाहट आती है, तो कई बार महिला साथी ये दावा कर सकती है कि जो फिजिकल रिलेशन बने थे वो सहमति से नहीं थे, या फिर ये कि वो शादी के झूठे वादे के आधार पर बने थे। अच्छा। और ये भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत एक बहुत ही सीरियस क्रिमिनल केस बन जाता है। पुरुष साथी के लिए इसके नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। ये तो वाकई डरावना है। क्या ये खतरा सिर्फ लिव इन में ही है? देखिए, आरोप तो किसी भी रिश्ते में लग सकते हैं, पर लिव इन में शादी का कानूनी बंधन नहीं होता ना, तो शायद शादी का झूठा वादा वाला एंगल लाना कुछ लोगों के लिए आसान हो जाता है, खासकर अगर रिश्ते की शुरुआत और शर्तों पर कोई क्लैरिटी ना हो, कोई लिखा पढ़ी ना हो। और क्या रिस्क है? दूसरा बड़ा जोखिम है परिवार का दबाव और पुलिस का हस्तक्षेप। भारत में अक्सर परिवार ऐसे रिश्तों को स्वीकार नहीं करते। हाँ, ये तो है। तो वो पुलिस में शिकायत कर सकते हैं अपहरण की या जबरदस्ती रखने की, और ऐसी सिचुएशन में महिला साथी पर परिवार की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है कि वो पुरुष साथी के खिलाफ बयान दे दे, भले ही रिश्ता मर्जी से शुरू हुआ हो। समझ गई। बाहर का दबाव भी बहुत होता है। बहुत ज्यादा। और तीसरा पॉइंट है शादी के वादे का उल्लंघन।
मान लीजिए रिश्ता काफी लंबा चला, 3-4 साल, 5 साल, हाँ। और फिर एक पार्टनर, अक्सर महिला, शादी करना चाहती है, लेकिन दूसरा पार्टनर, अक्सर पुरुष, मना कर देता है। तब बात बिगड़ सकती है। ऐसे में भी झूठे केस की धमकी जैसे रेप या चीटिंग का आरोप ये सब हो सकता है। और अगर पुरुष पार्टनर के पास अपनी बेगुनाही का या रिश्ते की आपसी सहमति का कोई ठोस सबूत नहीं है, तो फिर बचाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो सच में बहुत गंभीर बातें हैं। इससे ये एकदम साफ हो जाता है कि ऐसे रिश्तों में शायद किसी तरह की कानूनी लिखा पढ़ी या अग्रीमेंट की जरूरत क्यों महसूस होती होगी। बिल्कुल। तो इन जोखिमों से बचने के लिए क्या उपाय सुझाया गया है? आपने लिव इन अग्रीमेंट का जिक्र किया था, ये क्या चीज है और क्या ये वाकई काम करता है? हाँ, देखिए, लिव इन एग्रीमेंट, इसे एक तरह का प्रोएक्टिव लीगल प्रोटेक्शन कह सकते हैं। अच्छा। कैसे? इसके बेसिकली 2 मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला, ये आपसी सहमति का एक पक्का सबूत बनता है। ओके। इस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा होता है कि हाँ, हम दोनों अपनी पूरी मर्जी से बिना किसी दबाव के इस रिश्ते में आ रहे हैं। तो अगर बाद में कोई झूठा आरोप लगता है जैसे रेप का, तो ये एग्रीमेंट ये साबित करने में मदद कर सकता है कि रिश्ता सहमति पर आधारित था। ये तो अहम पॉइंट है। और दूसरा उद्देश्य? दूसरा है भविष्य की जिम्मेदारियों को पहले से तय कर लेना। ये एक मौका होता है पार्टनर्स के लिए कि वो बैठकर बात कर लें कि अगर रिश्ता लंबा चला तो पैसों का मैनेजमेंट कैसे होगा, प्रॉपर्टी कैसे शेयर होगी, और सबसे जरूरी, बच्चे? हाँ, अगर बच्चे होते हैं तो उनकी परवरिश कौन करेगा, कैसे करेगा, उनके भविष्य का क्या होगा, संपत्ति में उनके क्या अधिकार होंगे। इन सब चीजों को पहले ही तय कर लेने से बाद के झगड़ों से बचा जा सकता है। तो ये एक तरह से रिश्ते की जो शर्तें हैं जी उनको कानूनी जामा पहनाने जैसा है। जी। स्रोत में इसे बुलेट प्रूफ जैकेट कहा गया है। क्या ये वाकई इतना मजबूत है? देखिए, यहीं पर बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये बुलेट प्रूफ जैकेट वाला एनालॉजी जो है वो इसकी ताकत भी बताता है और इसकी सीमा भी। अच्छा। सीमा कैसे? स्रोत ये साफ करते हैं कि ये एग्रीमेंट मुख्य रूप से पार्टनर्स के आपसी विवादों में ही सुरक्षा देता है। मतलब अगर एक पार्टनर दूसरे पर कोई आरोप लगाए तो ये एग्रीमेंट बचाव का आधार बन सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें एक लेकिन जुड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये एग्रीमेंट आपको बाहरी दबावों से नहीं बचाता। समाज का प्रेशर, परिवार का विरोध या पैसे की तंगी, इन सब चीजों का हल ये एग्रीमेंट नहीं है। ओके। ये पुलिस प्रोटेक्शन की गारंटी भी नहीं देता। अगर आप किराए का घर ढूंढ रहे हैं और मकान मालिक मना कर देता है या पड़ोसी ताने मारते हैं तो एग्रीमेंट कुछ नहीं कर सकता। ये सिर्फ पार्टनर्स के बीच की कानूनी लड़ाई में एक हथियार है। तो एक तरह से ये कानूनी ढाल तो है, पर सामाजिक या पारिवारिक तूफान से बचाने वाला छाते नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये छाता नहीं है। तो क्या ये थोड़ी निराशाजनक बात नहीं है उन कपल्स के लिए जो इसे पूरी सुरक्षा मान बैठते हैं? ये हकीकत है, और इसीलिए ये सलाह भी दी जाती है कि सिर्फ कानूनी एग्रीमेंट के भरोसे रहना काफी नहीं है। पार्टनर्स को फाइनेंशियली और इमोशनली भी मजबूत होना पड़ता है ताकि वो समाज के दबाव और दूसरी मुश्किलों का सामना कर सकें। रिश्ता चलाने के लिए सिर्फ कागज काफी नहीं होता, असल जिंदगी की तैयारी भी चाहिए। सही बात है। यानी ये एक जरूरी कानूनी टूल है, पर कोई मैजिक वॉन्ड नहीं। असल जिंदगी की चुनौतियों के लिए तैयारी अलग से करनी होगी। चलिए अब अग्रीमेंट से आगे बढ़ते हैं। अदालतों ने इस पूरे मामले को कैसे देखा है? क्या कुछ बड़े फैसलों ने इस तस्वीर को साफ करने में मदद की है? हाँ बिल्कुल, अदालतें और खासकर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। क्योंकि जैसा हमने शुरू में कहा, कोई सीधा कानून तो है नहीं। हाँ। तो कई ऐतिहासिक फैसलों ने धीरे धीरे लिव इन रिश्तों के लिए एक कानूनी जगह बनाई है। उनको समझना जरूरी है। कैसे समझ सकते हैं इन फैसलों को? हम इन्हें कुछ हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। सबसे पहले तो कोर्ट्स ने लंबे समय तक साथ रहने को एक तरह की मान्यता दी है। अच्छा। बद्री प्रसाद 1978 का मामला बहुत पुराना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई जोड़ा बहुत लंबे समय तक, इस केस में तो 50 साल थे। 50 साल, बाप रे। हाँ, तो अगर वो इतने लंबे समय तक पति पत्नी की तरह रहे हैं तो कानून ये मान लेगा कि उनकी शादी हुई है जब तक कि कोई इसके खिलाफ मजबूत सबूत ना दे। ये खासकर विरासत और बच्चों की वैधता के लिए बहुत अहम था। 50 साल तो लगभग पूरी जिंदगी हो गई। लेकिन ये तो बहुत पुराने रिश्ते की बात हुई। आजकल के जो रिश्ते हैं उनके बारे में क्या? उसके बाद कोर्ट्स ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बहुत जोर दिया। लता सिंह 2006 का केस इस लिहाज से बहुत अहम है। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हर बालिग को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने या उसके साथ रहने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 21 के तहत आता है और परिवार या समाज इसमें दखल नहीं दे सकता। पुलिस को भी ऐसे कपल्स को प्रोटेक्ट करने को कहा गया। ये तो बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल।
फिर एस खुशबू 2010 मामले में कोर्ट ने और आगे बढ़कर कहा कि दो बालिगों का सहमति से लिव इन में रहना कोई अपराध नहीं है, ना ही ये अनैतिक है। इसने लिव इन को लेकर जो एक सामाजिक कलंक था उसे कम करने में मदद की। तो पहले मान्यता दी, फिर स्वतंत्रता पर जोर दिया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फोकस आया अधिकारों और सुरक्षा पर, खासकर महिलाओं के लिए। और यहाँ डी वेलुसामी 2010 का फैसला एक मील का पत्थर माना जाता है। वेलुसामी केस, इसमें क्या खास था? इसमें कोर्ट ने घरेलू हिंसा कानून 2005, जिसे हम PWDVA कहते हैं, हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। बिल्कुल, तो कोर्ट ने ये तय करने की कोशिश की कि PWVA के तहत प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता पाने के लिए किस तरह के लिव इन रिश्ते को शादी की प्रकृति वाला रिश्ता, रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, माना जाएगा। अच्छा, तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया तय किए? हाँ, कुछ पैमाने तय किए, जैसे दोनों कितने समय तक साथ रहे, क्या उनका एक साझा घर था, क्या वो समाज में पति पत्नी की तरह जाने जाते थे, क्या उनके बीच फाइनेंशियल इंटरडिपेंडेंस थी, बच्चे थे या नहीं। मतलब कोर्ट ये देखना चाहता था कि क्या रिश्ता सिर्फ नाम का लिव इन था या असल में शादी जैसा ही गहरा और टिकाऊ था। समझ गई। तो मतलब हर लिव इन रिश्ते को PWVA का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, केवल उन्हें जो इन पैमानों पर खरे उतरे। मोटे तौर पर हाँ, यही आशय था। हालांकि इंदिरा शर्मा 2013 केस ने इसे थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर दिया। कैसे? था कि पुरुष शादीशुदा है तो शायद उसे इस कानून के तहत प्रोटेक्शन ना मिले। इस पर थोड़ी अस्पष्टता बनी हुई है। और बच्चों के बारे में अदालतों का क्या कहना रहा? लिव इन से पैदा हुए बच्चों का कानूनी स्टेटस क्या है? ये भी एक बहुत जरूरी पहलू है। यहाँ तुलसा बनाम दुर्गतियां 2008 और भारथा माथा 2010 जैसे मामले अहम हैं। इनमें क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में कहा कि लिव इन रिश्तों से पैदा हुए बच्चों को नाजायज या इलेजिटिमेट नहीं माना जाएगा, खासकर अगर उनके माता पिता लंबे समय तक साथ रहे हों। तो उन्हें जायज माना गया? हाँ, उन्हें वैधता दी गई और उन्हें अपने माता पिता की खुद की कमाई हुई संपत्ति यानी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में विरासत का हक भी दिया गया। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में, पुश्तैनी में नहीं। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। पुश्तैनी संपत्ति यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार को लेकर स्थिति अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। ओके। और हाल के सालों में कोई और अहम फैसला? ललिता टोप्पो 2018 केस में कोर्ट ने फिर से इस बात पर जोर दिया कि लंबे समय तक लिव इन में रहने वाली महिला CRPC की धारा 125 यानी जो गुजारा भत्ता तय करती है के अलावा PWDVA के तहत भी मेंटेनेंस मांग सकती है और PWDVA का दायरा ज्यादा व्यापक हो सकता है। अच्छा, और वो एक केस था जिसका बहुत जिक्र हुआ था, आफ्ताब पूनावाला श्रद्धा वालकर मामला 2022। उसका कानूनी तौर पर क्या असर पड़ा? देखिए, वो कोई अदालती फैसला तो नहीं था जिससे कोई कानून बना हो, लेकिन उस भयानक घटना ने लिव इन रिश्तों से जुड़े खतरों, वल्नरेबिलिटी और असुरक्षा को एकदम सामने ला दिया। हाँ, वो तो था। उसके बाद से सुरक्षा, निगरानी और शायद इन रिश्तों के किसी तरह के रजिस्ट्रेशन जैसे उपायों पर बहस बहुत तेज हो गई। और अभी हाल में मई 2025 के एक सुप्रीम कोर्ट फैसले का भी जिक्र है हमारे स्रोतों में। हाँ, उसमें कोर्ट ने एक अहम बात कही कि अगर कोई लिव इन रिश्ता काफी लंबे समय तक, मतलब कुछ सालों तक चला है, तो ये माना जाएगा कि दोनों साथी सोच समझकर, आपसी सहमति से और नतीजों को जानते हुए साथ थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे मामलों में बाद में शादी के झूठे वादे पर रेप का आरोप लगाना मुश्किल होगा। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि आजकल महिलाएं आर्थिक रूप से ज्यादा स्वतंत्र हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि समाज को ऐसे रिश्तों को संकीर्ण नजरिए से नहीं देखना चाहिए। तो अगर हम इन सब फैसलों को एक साथ रखकर देखें तो ऐसा लगता है कि अदालतों ने बिना किसी खास कानून के भी जो मौजूदा कानून है, जैसे PWDVR, CRPC और संविधान का अनुच्छेद 21, उन्हीं की व्याख्या करके लिव इन रिश्तों को एक तरह से मान्यता दी है। हाँ, और खासकर उनमें महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, जैसे गुजारा भत्ता, घरेलू हिंसा से सुरक्षा, बच्चों को वैधता देना। बिल्कुल सही, यही तस्वीर उभरती है। कोर्ट्स ने धीरे धीरे एक रास्ता बनाया है। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो कानूनी तरक्की तो हुई है, पर चुनौतियां अभी भी कम नहीं है ना? हाँ, चुनौतियां बहुत हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो अब भी समाज की सोच और उसका रवैया है। वो कैसे? लिव इन जोड़ों को आज भी किराए पर घर लेने में कितनी दिक्कत होती है। बैंक में जॉइंट अकाउंट खोलने में परेशानी आती है। परिवार अक्सर स्वीकार नहीं करते। जो सामाजिक मान्यता शादी को मिली हुई है, वो लिव इन को अभी भी नहीं मिली है। ये बात तो है।
और कानूनी तौर पर क्या चुनौतियां हैं? कानूनी अस्पष्टता एक बड़ा मुद्दा है। जैसा हमने बार बार कहा, कोई एक राष्ट्रीय कानून है नहीं। सब कुछ कोर्ट के फैसलों की व्याख्या पर निर्भर करता है। और वो व्याख्या बदल भी सकती है। हाँ, कभी कभी अलग अलग कोर्ट्स की राय अलग हो सकती है। कुछ हाई कोर्ट्स, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जिक्र आता है, उन्होंने कई बार लिव इन या अंतरधार्मिक जोड़ों को लेकर थोड़ा ज्यादा सख्त या कंजर्वेटिव नजरिया दिखाया है। इससे एक अनिश्चितता बनी रहती है। तो फिर आगे का रास्ता क्या दिखता है? क्या किसी तरह के सुधार या नए कानून की जरूरत महसूस की जा रही है? जरूरत तो महसूस की जा रही है। खुद न्यायपालिका ने भी कई बार कहा है कि एक साफ कानून होना चाहिए ताकि अधिकार, जिम्मेदारियां, सुरक्षा के उपाय ये सब स्पष्ट हों। अच्छा। इसी दिशा में एक कदम है उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता यूसीसी विधायक 2024। ये एक उदाहरण है। हाँ, इसके बारे में सुना था। इसमें लिव इन को लेकर क्या है? इसमें लिव इन संबंधों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है, और अगर रजिस्टर नहीं कराया तो सजा का प्रावधान भी है। ये भी कहता है कि अगर रिश्ता खत्म होता है और साथी छोड़ देता है तो महिला गुजारा भत्ता मांग सकती है। लेकिन इस पे कुछ चिंताएं भी जताई गई हैं, है ना, प्राइवेसी को लेकर? हाँ, बिल्कुल। इस पर यह बहस चल रही है कि क्या ये अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए निजता के अधिकार का उल्लंघन है। क्या सरकार को लोगों के निजी रिश्तों को इस तरह रेगुलेट करना चाहिए? हम यहाँ बस इसका तथ्यात्मक उल्लेख कर रहे हैं। इसके पक्ष या विपक्ष में कोई राय नहीं दे रहे हैं। समझ गई। तो कुल मिला के ये एक काफी उलझी हुई तस्वीर है। एक तरफ कोर्ट्स अधिकारों का दायरा बढ़ा रही हैं, दूसरी तरफ समाज का दबाव बना हुआ है, और बीच में कानून बनाने की कोशिशें हो रही हैं जिन पर खुद ही सवाल उठ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। एक तरह का ताना बाना है ये, कानूनी प्रगति, सामाजिक हकीकत और विधायी अंतराल के बीच का। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बातें निकलकर सामने आ रही हैं, अगर उन्हें समेटें तो पहली, भारत में लिव इन संबंधों को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त है। मतलब बालिग लोग आपसी सहमति से साथ रह सकते हैं। हाँ। दूसरी, लेकिन इसमें कानूनी जोखिम भी शामिल है, जैसे रिश्ते टूटने पर झूठे आरोप लगना या परिवार का दबाव आना। सही है। तीसरी, लिव इन एग्रीमेंट आपसी सहमति साबित करने और भविष्य की जिम्मेदारियों को तय करने में एक हद तक मददगार हो सकता है, लेकिन ये सामाजिक मुश्किलों या बाहरी दबावों का कोई पक्का हल नहीं है। बिल्कुल। चौथी, अदालतों ने, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों के जरिए महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को धीरे धीरे मान्यता दी है और बढ़ाया है, जैसे गुजारा भत्ता, घरेलू हिंसा से सुरक्षा और बच्चों की वैधता। इसके लिए उन्होंने मौजूदा कानूनों का ही इस्तेमाल किया है। और पांचवी, इसके बावजूद सामाजिक विरोध, कानूनी अस्पष्टता और एक समर्पित राष्ट्रीय कानून की कमी, ये बड़ी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। उत्तराखंड यूसीसी जैसे कदम इस खालीपन को भरने की कोशिश दिखते हैं, पर वो अपने साथ निजता बनाम नियमन की एक नई बहस भी लेकर आते हैं। और यहीं से शायद वो बड़ा सवाल उठता है जिसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। सवाल यही है कि भविष्य में हमारा समाज और हमारा कानून व्यक्ति की निजी आज़ादी जो अनुच्छेद 21 देता है, और इन रिश्तों को एक ढांचा या रेगुलेशन देने की जरूरत, जैसा यूसीसी जैसे प्रयासों में दिखता है, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाएगा? कहाँ खींची जाएगी वो रेखा? हाँ, व्यक्तिगत स्वायत्तता और सामाजिक या कानूनी नियमन के बीच की वो महीन रेखा कहाँ होगी, ये देखना अभी बाकी है। ये एक विचार करने वाला प्रश्न है। बिल्कुल। आज इस दिलचस्प और बेहद जरूरी विषय पर इतनी गहराई से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।